हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइट फ्यूचर बाय हेमंत कुमार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है क्योंकि मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज फॉर इंजीनियर्स आरआरबी जेई 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, लाइक प्रीवियस ईयर, इस बार वैकेंसी थोड़ी सी कम है। तो निश्चित रूप से इस बार थोड़ा सा जो कंपटीशन है उसका लेवल ज़्यादा रहेगा निश्चित रूप से। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी भी आप फाइट करके अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं, क्योंकि अगर अगर आपने इस बार भी सिलेक्शन नहीं लिया तो निश्चित रूप से 2026 में जो वैकेंसी आएगी उसमें शायद इससे भी कम वैकेंसीज होगी और वहाँ पर आपको सिलेक्शन कर लेने के लिए और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो निश्चित रूप से इस बार फाइटेबल है, कॉम्पिटिशन ऐसा है कि आप फाइट कर सकते हैं और इस मौके को आपको भुनाना है दोस्तों, और अपना सिलेक्शन को श्योर करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरा नाम हेमंत कुमार है। मेरा सिलेक्शन आरआरबी जेईई 2024 के थ्रू हो चुका है और इससे पहले मेरा सिलेक्शन आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल 2024 में भी हो चुका है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके बाद हम लोग आरआरबी वाइज जो वैकेंसीज है उसका मैंने टेबल बना रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस आरआरबी किस जोन में कितनी वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि कौन-सा जो ज़ोन है वो सेफेस्ट हो सकता है, सेफ हो सकता है और कौन-सा डेंजर मोड में जा रहा है, ठीक है? तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा जो पोस्ट है वो लेवल 6 का है और इसमें यहाँ पर 3 प्रकार के पोस्ट आते हैं, जेईई, डीएमएस और सीएमए, है ना? और ये तीनों का लेवल 6 है, बेसिक 35,400 है। सभी को पता है कि पिछले साल कुछ वैकेंसीज आरडीएसओ में लेवल 7 की भी आई थी, बट यहाँ पर केवल इस बार लेवल 6 की आई है, निश्चित रूप से, है ना? इसके बाद यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या है? 18 टू 33 इयर्स है फॉर जनरल्स। और इसके बाद कुछ एज रिलैक्सेशन है, लाइक ओबीसी के लिए 3 इयर्स है, आप सभी को पता है, और एससी के लिए 5 इयर्स है। तो ये आप सभी को पता है, ठीक है? टोटल वैकेंसी जो है 2569 है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि 2569 वैकेंसीज है, ठीक है? ओके। अब सबसे चीज़ आपको इम्पोर्टेंट ये देखना है कि देखिए, जब भी आप फॉर्म भरें, जब भी आप पढ़ाई शुरू करें, जब भी आप किसी एग्ज़ाम के सिलेक्शन के लिए अपने प्रोसेस को स्टार्ट करें, उससे पहले उसका जो मेडिकल क्राइटेरिया है, उसको देखना बहुत बेहद ज़रूरी होता है, ठीक है? देखिए, यहाँ पर कुछ सीट्स ऐसी है जिसमें ए3 की चाहिए, कुछ में बी1 चाहिए और कुछ में सी1 चाहिए। तो ये इतने कैटेगरी में आपके जो है यहाँ पर मेडिकली आपको देखना है अपने आप को, ठीक है? कि आप कितना फिट हैं। तो यहाँ पर 3 क्राइटेरिया है, ए3 है, उससे नीचे बी1 है और इससे नीचे सी1 है, ठीक है? ओके, सो मतलब ए3 अगर आपके पास है तो आप सारे पोस्ट के एलिजिबल हैं, बी1 है तो आप कुछ पोस्ट के एलिजिबल हैं और सी1 है तो कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? ओके, सो यहाँ पर ए3 में क्या-क्या है आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, मेरा खुद का ए3 है। तो यहाँ पर आपका जो खास करके विज़न की बात होती है यहाँ पर, ठीक है? यानी कि जो आपकी आई ग्लासेस है, आपकी जो आई लेंसेज़ है उसकी बात होती है। तो अगर आप देखिए, अगर आप ग्लासेस नहीं लगाते हैं तो आप ए1 में आते होंगे या ए2 में आते होंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ पर ए1, ए2 है तो ऑलरेडी आप क्वालिफाइड हैं फॉर ऑल मेडिकल कैटेगरीज़, है ना? बट यहाँ पर अगर आप ग्लासेस लगाते हैं तो ये ग्लासेस जो है ना प्लस माइनस 2 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर आप प्लस माइनस 2 से एक्सीड करते हैं तो इसका मतलब आप ए3 में नहीं कंसीडर किए जाएँगे। निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा कि ए3 आपको देखना है। और मैं एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, अगर आपका पावर, अभी मैं बताता हूँ, अगर अगर पावर आपका प्लस माइनस 2D से एक्सीड करता है, लाइक 2.5 है या फिर 3 है या 4 है या 5 है या 6 है, जो भी है, तो प्लीज़ जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर अपना जो पोस्ट प्रेफ़रेंस है उसमें आप ए3 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले किसी पोस्ट को ऊपर नहीं रखेंगे। मैं पोस्ट प्रेफ़रेंस के बारे में भी बताऊँगा, डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि किस तरीके से आप पोस्ट प्रेफ़रेंस भर सकते हैं फॉर डिफरेंट ब्रांचेज़, जो आपके जैसे मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनके लिए कौन-सा पोस्ट बेहतर होगा, गर्ल्स के लिए कौन-सा पोस्ट बेहतर होगा। इन सब सारी चीज़ों पे मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि ए3 अगर आपका नहीं है, तो आप पोस्ट प्रेफ़रेंस ए3 वाले ऊपर में नहीं रखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है? बहुत सारे हमारे दोस्त हैं ये मिस्टेक करते हैं, हमारे बैच में भी बहुत सारे मिस्टेक किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है? सो बेसिकली अगर आप अगर ग्लासेस नहीं लगाते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप लगाते हैं तो इसका मतलब आपका अगर 2D से बिलो है, अगर आपका 1.5 है, 1 है प्लस माइनस, तो आप निश्चित रूप से ए3 में अप्लाई करते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ अगर आपका 4D से अगर एक्जिस्ट करता है, यानी 2D से 4D के बीच में है, तो निश्चित रूप से आपका बी1 में है। और अगर अगर आप उससे भी ज़्यादा 4D प्लस कर गए, यानी कि 4D से आप अबव है, तो आप सी1 में या बी2 में आप एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है? और सी1 में एक चीज़ और ये ध्यान रखिएगा, इन सब में आप फेल हो जाएँगे, इन सब में फेल हो जाएँगे अगर आपके पास सीबी है। सीबी मतलब
कलर ब्लाइंडनेस है। तो कलर ब्लाइंडनेस कैसे चेक करेंगे? आप गूगल पर डालेंगे, इशारा करके आता है, इशारा। आप एक बुक आती है, उसको आप सर्च करेंगे, वो आप पीडीएफ खुलेगा, आप उसको पढ़ ले रहे हैं इजीली, तो निश्चित रूप से आप कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। अदरवाइज अगर आपको कलर पहचानने में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब आपके पास सीबी है। आप जा करके कोई भी आई स्पेशलिस्ट से आप चेक करा सकते हैं कि आपके पास सीबी है या नहीं है। अगर है तो आप C1 वाले पोस्ट को ऊपर में रखेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके पास कलर ब्लाइंडनेस है तो आप एलिजिबल नहीं है आरबीजेई के लिए, बिल्कुल एलिजिबल है, लेकिन हाँ, वहां पर आप C1 वाले पोस्ट को प्रेफर करेंगे ताकि आपको वो पोस्ट मिल जाए, ठीक है? और थोड़ा-सा C1 वाले पोस्ट का हमेशा जो कट ऑफ है वो थोड़ा अधिक होता है, तो उसके लिए आपको मेहनत भी शुरू से अधिक करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने बता ही दिया था कि फॉर जनरल 18 टू 33 ईयर्स है, एंड और आपके जो यूआर है ईडब्ल्यूएस के लिए आपका जो कट ऑफ डेट है वो 1/1/2026 है, और इस डेट में आपका जो एज है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है 2/1/1993 हो या उससे पहले का होना चाहिए। ओबीसी के लिए 2/1/1990 या उससे पहले का होना, उसके बाद का होना चाहिए, सॉरी, है ना? उसके पहले का नहीं, उसके बाद का, है ना? और एससी एसटी के लिए आपका 2/1/1988 या उसके बाद का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? ओके, आप सभी को पता है कि एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, और उसी तरीके से ओबीसी के लिए आपका 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ठीक है दोस्तों? आप सभी को पता है कि इसमें एग्जाम्स होते हैं 2, एक आता है आपका सीबीटी 1 और फिर होता है सीबीटी 2, और उसके बाद देन आपका डीबी के लिए आपका मेरिट निकल के आता है, डीबी, है ना? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये 4 स्टेप्स में आपके फाइनल सिलेक्शन होता है, उसके बाद आप पैनल बन के आता है, देन आपकी ज्वाइनिंग लेटर आती है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सीबीटी 1 में आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट, वो ये है, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है। यहाँ पर जो सबसे मेन चीज आपको आपको मैथ पर ध्यान देना है, रीजनिंग पर ध्यान देना है, और जनरल साइंस पे ध्यान देना है, क्योंकि यही आपका लगभग लगभग 85 टू 90% आपका जो स्कोर है वहां पर कर देंगे। उसके बाद अगर आपके पास समय रहता है तो करंट अफेयर्स और थोड़ा बहुत आप जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स जीके है, उसको आप पढ़ लेंगे। आपका निश्चित रूप से 75 अगर मार्क्स आ जाता है, 75 प्लस, मैं तो इवन कहता हूँ 70, इस बार थोड़ी वैकेंसीज कम है इसलिए मैं 75 लेके चल रहा हूँ। आपको रॉ मार्क्स कोशिश करना है कि 75 के नियर अबाउट आ जाए। किसी भी जोन से आप करेंगे तो सीबीटी 1 में आपको कोई नहीं रोकेगा, आप सीबीटी 2 के लिए आप निश्चित रूप से क्वालिफाई हो जाएंगे। सो ऑलवेज अभी से आप टारगेट कीजिए कि आपको 75 के लमसम, यानी कि 72 है तभी चलेगा, 76 है तभी चलेगा, 74 है, 73 है, 70 प्लस है तभी चलेगा, लेकिन आपको टारगेट रखना है 75 का, ताकि हर पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हो जाए, ठीक है? और आपको जो आपका मनचाहा पोस्ट है वो मिल जाए, ठीक है दोस्तों? ओके, इसके बाद बात आती है सीबीटी 2 की, क्योंकि यहाँ पर ही आपको यही मेन चीज होता है। वो तो आपका स्क्रीनिंग था, ये आपका सिलेक्शन का रास्ता दिखाता है, और आपको इसी पर बेसिस पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस आपको मिलता है, ठीक है? इसमें आप देखेंगे कि तो 100 जो आपको 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और इसके लिए 120 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें टेक्निकल जो एबिलिटीज है, लाइक आपके जो ब्रांच है, जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रिकल है, या फिर मैकेनिकल है, या सिविल है, या फिर ईसी है, तो जो भी आपके, या कंप्यूटर साइंस है, तो आपके जो मार्क्स का एलोकेशन होगा इस तरीके से होगा। टेक्निकल एबिलिटीज का 100 मार्क्स होंगे, टेक्निकल आपका नॉलेज है वो चेक किया जाएगा 100 मार्क्स का, और बाकी 50 मार्क्स की आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपने साइंस पढ़ा था वो आपका रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री 15 मार्क्स के, और कंप्यूटर अवेयरनेस का यहाँ पर 10 मार्क्स का है, तो ये ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना है। और जनरल अवेयरनेस जैसा कि था यहाँ पर 15 मार्क्स का सीबीटी 1 में, यहाँ भी 15 मार्क्स का है। और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो इन्वायरमेंट है एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, इसका भी 10 मार्क्स का वेटेज रहता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो कुल मिला के कंप्यूटर पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है, और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, और बाकी 100 मार्क्स के टेक्निकल एबिलिटीज पढ़ना है। आप चाहें, आपके पास समय है तो आप करंट अफेयर्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं, इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है आपको, ठीक है? इस 15 मार्क्स में, ठीक है दोस्तों? तो आपको ये टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को, खूब सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, कैसे लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे, इन सब तमाम चीजों पर मैं डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। यहाँ पर ये सब चीजें मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है? एक अलग से वीडियो उसको बनाएंगे सेपरेट, कैसे अप्रोच करें आपको सिलेबस को, और किस सब्जेक्ट को आप कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है? ओके दोस्तों, नेक्स्ट अब देखिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो वैकेंसीज है उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए, उसकी बात हम करते हैं। देखिए, तो ये जो आप देखेंगे दोस्तों, कैटेगरी नंबर 1 से लेकर के कैटेगरी नंबर 5 तक, है ना, ये प्योरली आपका इलेक्ट्रिकल का है, ठीक है? कैटेगरी नंबर 1 से लेकर के कैटेगरी नंबर 5 तक प्योरली इलेक्ट्रिकल का है। इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल इलेक्ट्रिकल से आपने बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है तो एलिजिबल है। आप डिप्लोमा आपने इवन मैकेनिकल से कर रखा है तब भी चलेगा, इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तब भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक से चल रखा है तब भी चलेगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ इन तीनों में से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में से कर रखा है तब भी चलेगा। लेकिन डिपार्टमेंट आपका इलेक्ट्रिकल है, काम इलेक्ट्रिकल वाला ही होगा, ध्यान रखें, ठीक है? यहाँ पर सिविल वाले बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, ना ही एलिजिबल है कंप्यूटर साइंस वाले। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा इन 500 पोस्ट पर,
ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब आगे देखिए यहाँ पर जो बढ़ता है, यहाँ से कैटेगरी नंबर आपका स्टार्ट होता है कहाँ से, कैटेगरी नंबर 6 से लेकर के, कैटेगरी नंबर 6 से लेकर के और यहाँ पर आपके पास 10 तक, 6 से 10 तक है ना, ये सारे के सारे जो है आपके वो किस में है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है ये। और ये आपका पोस्ट जो है इसके लिए आपके पास केवल और केवल सिविल का ही डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए, केवल और केवल सिविल का ही डिप्लोमा या बीएससी या आपका बीटेक होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सिविल वाले ना तो किसी भी अदर डिपार्टमेंट में जाते हैं और ना ही अपने डिपार्टमेंट में किसी को आने देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर सिविल है तो समझ लीजिए कि आपका अपना सेफ जो कैटेगरी है 6 to 10 उसमें आपको फाइट करना है, उसमें जितनी वैकेंसी है उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है किस जोन में इन सब कैटेगरी का वैकेंसी ज्यादा है, उसी पर ज्यादा आपको फोकस करना है, उसी में आपको फॉर्म भरना है अपना कैटेगरी वाइज या अपने घर से नजदीक को देख करके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद देखिए कैटेगरी नंबर आपके 11 से लेकर के और आगे बढ़ रहा है यहाँ तक, कहाँ तक देखिए, कैटेगरी नंबर 11 से लेकर के कैटेगरी नंबर 20 तक, यानी कि 10 जो डिपार्टमेंट है ये प्योरली आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल मैकेनिकल वाले ही एलिजिबल है। यहाँ पर मैकेनिकल वाले एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, मैन्युफैक्चरिंग है, मैकेट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल मशीनिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंट्रोल है, टूल्स मशीनिंग, ये जितने भी हैं ऑटोमोबाइल ये वो फलना चिमका सब आपको ध्यान रखिएगा, केवल सिविल वाले जो है यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। और शायद इसमें कंप्यूटर साइंस वाले भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो कंप्यूटर साइंस वाले भी एलिजिबल नहीं है इन सब पोस्ट के लिए, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और मैकेनिकल है, और बाकी इनसे रिलेटेड जो भी कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट है उन सारे ये मैकेनिकल वाले पोस्ट पर आप एलिजिबल हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्योरली इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट का रहा है, कैटेगरी नंबर 21 से लेकर के कैटेगरी नंबर 25 तक, ये प्योरली आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का है, एसएनटी जिसे कहते हैं, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला होगा, इसमें इलेक्ट्रिकल वाले भी रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी रहेंगे और आईटी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस वाले भी यहाँ पे एलिजिबल। तो कंप्यूटर साइंस वाले ध्यान रखेंगे कि केवल इन सब पोस्ट पे ही आप एलिजिबल हैं। तो इन सब पोस्ट पे जहां पे वैकेंसी ज्यादा है मेरे दोस्तों, आपको उन्हीं जोन्स पे ज्यादा फोकस करना है, प्रेफरेंस देना है वहीं पर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। जो आपके नजदीकी घर के आसपास कोई जोन है उसमें यहाँ पर जहां भी वैकेंसी एसएनटी में ज्यादा हो वहीं पर आपको जाना है, ठीक है। और इसमें टेलीकॉम पर आप ज्यादा फोकस करना है, आरडी पर ज्यादा करना है, डिजाइन ड्राइंग पर ज्यादा फोकस करना है, वर्कशॉप पर ज्यादा फोकस करना है मेरे दोस्तों, ठीक है। इसमें ना तो सिविल वाले एलिजिबल हैं और ना ही मैकेनिकल वाले एलिजिबल हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, और लास्ट जो आपका पोस्ट है आपका डीएमएस डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट है, इसमें मेरे दोस्तों सारे के सारे ब्रांच वाले एलिजिबल हैं, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, चाहे आप बीटेक हो सिविल से या फिर आप हो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से या फिर आप इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से या फिर आप कंप्यूटर साइंस से, सारे डिपार्टमेंट वाले इस पर एलिजिबल हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया सभी ने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जोन वाइज वैकेंसी, किस जोन में कितनी वैकेंसी है कौन से कैटेगरी में। तो कैटेगरी में मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, बट हाँ जो वैकेंसी है देखिए यहाँ पर अहमदाबाद में स्टार्ट करते हैं। अहमदाबाद से आपकी 151 वैकेंसी है और ये आपका मॉडरेट जोन हमेशा से रहा है, मॉडरेट, इवन लो कट ऑफ जाता है, ठीक है, आमतौर पर, लेकिन मैं फिर भी मॉडरेट मान रहा हूँ कि वैकेंसी इस बार कम है, तो आप बहुत ही कम ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कम ही जो आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है, ये मॉडरेट मिलेगा। इस बार जो मोस्ट आपका डेंजरस जोन बनने वाला है मैं बता रहा हूँ, वो आपका अजमेर है। उससे बहुत ज्यादा डिमांड होता है अजमेर जोन का, क्योंकि ये मतलब कहते हैं ना कि राजस्थान में एक ऐसा जगह है जहां पर लोग चाहते हैं यहाँ पर उनको मिले जॉब। तो यहाँ पर 40 वैकेंसी, बहुत कम वैकेंसी देखने को मिली है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये डेंजरस में से आपका डेंजरस जोन आप कह सकते हैं इसको, बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा, अगर आप अपने आप पर कहते हैं ना कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल की है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, आपके घर के आसपास है तो, ठीक है। बैंगलोर है तो बैंगलोर भी आपका मॉडरेट में माना जाएगा, भोपाल भी मॉडरेट में रहेगा, भुवनेश्वर भी में की वैकेंसी कम है लेकिन फिर भी मैं इसको मॉडरेट ही मान रहा हूँ। बिलासपुर आपका एवरेज रहेगा, यानी कि मॉडरेट से भी थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। ओके, चंडीगढ़, चंडीगढ़ आपका देखिए एवरेज रहेगा, ये भी आपका थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि चंडीगढ़ में जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं, है ना, वो ज्यादा इस पर फोकस करते हैं, इसीलिए मेरे दोस्तों ध्यान रखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर ये मॉडरेट रहने वाला है, एवरेज नहीं रहेगा, यानी कि आसान नहीं रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप चंडीगढ़ को आप मान कर रख चलेंगे मॉडरेट,
ठीक है। इसके बाद चेन्नई आपका रहेगा एवरेज रहेगा, ठीक है, क्योंकि साउथ में है, थोड़ा लोग कम प्रेफरेंस देते हैं और कटअप थोड़ा सा कम ही रहता है, ठीक है। उसके बाद गोरखपुर, ये भी आपका रहेगा मॉडरेट, ठीक है, यहाँ पर लोग ज्यादा फोकस करते हैं, वैकेंसी कम है तो मॉडरेट रहेगा, ठीक है। इसके बाद गुवाहाटी, ये आपका डेंजरस में जा सकता है, वैकेंसी इतनी कम है, लोग जाते हैं फिर भी, लेकिन इस बार ये डेंजरस जोन बनेगा, कटअप अच्छी खासी जाने वाली है ना। उसका JNK का यहाँ भी आपका मॉडरेट रहने वाला है, ठीक है, वैकेंसी ठीक-ठाक है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मॉडरेट रहेगा, ठीक है। कोलकाता, देखिए, यहाँ पर आप इसको एवरेज कहेंगे, इसलिए एवरेज कहेंगे क्योंकि यहाँ वैकेंसी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं है, मैं सॉरी मॉडरेट में गलत लिख दिया, मॉडरेट नहीं, यहाँ पर सॉरी एवरेज नहीं, मॉडरेट रहेगा, ठीक है। मॉडरेट मतलब आप समझ रहे हैं कि टफ से डेंजरस से थोड़ा-सा बिलो, है ना? जो मैंने यहाँ पर रेंजेस बताया उससे थोड़ा-सा बिलो रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी तो अधिक है, लेकिन लोग भी उसी रेशियो में यहाँ पर कूदेंगे, है ना? कोलकाता आप जानते हैं कि एक सिटी है, अच्छा सिटी है और यहाँ पर सभी लोग जाना पसंद करते हैं, ख़ास करके जो यूपी और बिहार के बच्चे हैं और वहाँ पे बंगाल में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, चूँकि मैं मेरा भी सिलेक्शन कोलकाता से ही हुआ है और कोलकाता का हमेशा कट ऑफ चाहे किसी भी वैकेंसी आप देख लीजिए, ग्रुप डी से लेकर के टेक्नीशियन, सिग्नल ग्रेड 1 और टेक्नीशियन 3 या फिर आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, एनटीपीसी ग्रेजुएट या जेईई, जो भी पोस्ट है आपका कोलकाता में थोड़ा-सा कट ऑफ तो रहता ही रहता है। कभी भी ईज़ी नहीं रहता है यहाँ का, आसान नहीं रहता है, सेफ नहीं माना जाता है। हमेशा मॉडरेट टू टफ ही रहता है इसका, ठीक है, लेवल कट ऑफ के मामले में। तो यहाँ भी मॉडरेट मॉडरेट रहेगा, हालाँकि वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन उसी रेशियो में यहाँ पर लोग भी आते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, इसीलिए मैं इसको मॉडरेट में दे रहा हूँ, ठीक है। मालदा आपका मालदा आपका एवरेज रहेगा क्योंकि ये छुपा रुस्तम बोर्ड है। यहाँ कट ऑफ हमेशा कम ही रहता है तो एवरेज रहेगा, ठीक है। 45 वैकेंसी ठीक-ठाक वैकेंसी है। मुंबई, मुंबई तो इस बार टाई-टाई फिश हो चुका है दोस्तों। कोलकाता के सामने तो टाई-टाई फिश हो गया है। 1350 से प्लस वैकेंसी थी यहाँ पर मुंबई में पिछले साल 2024 में और इस बार कहाँ 1350 और कहाँ 434, मतलब आप समझ सकते हैं कि 1/3 वैकेंसी भी नहीं है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कोलकाता की, तो कोलकाता में 660 वैकेंसी थी 2024 में, है ना? और इस बार 628, तो लमसम सिमिलर वैकेंसी है, कोलकाता ने कोई कंजूसी नहीं किया, लेकिन मुंबई ने बहुत ज़्यादा कंजूसी कर लिया है। तो निश्चित रूप से इन्हीं सब वजह से इस बार वैकेंसी कम आई है ना। देखिए, जहाँ पे 8000 वैकेंसी थी, वहाँ पर 660 वैकेंसी कोलकाता में और जहाँ पे 2569 वैकेंसी है, वहाँ भी 628 वैकेंसी दे रखा है कोलकाता। तो कोलकाता में अपने कंजूसी नहीं किया इन्होंने वैकेंसी में, बट हाँ, मुंबई ने बहुत ज़्यादा कंजूसी कर लिया, 434 वैकेंसी। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग जाएँगे और निश्चित रूप से ये डेंजरस ज़ोन बनने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा दोस्तों। अगर आप तैयारी ठीक-ठाक है तो करेंगे, आपको निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। लेकिन आप सोचेंगे कि मेरा CBT 1 में जो है ना, ये 50 पर 55 पर सिलेक्शन हो जाए, कैटेगरी लगा के भी तो भी मुश्किल होगा, ठीक है? अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो यू प्लस 70-75 प्लस आपका नंबर रहेगा तभी आप CBT 1 के लिए CBT 2 के लिए क्वालीफाई होंगे, ठीक है दोस्तों? ध्यान रखिएगा। अभी मैं CBT 2 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं केवल जो डेंजरस और मॉडरेट बता रहा हूँ, केवल और केवल ऑन द बेसिस ऑफ CBT 1 बता रहा हूँ। CBT 2 तो बाद में बात करेंगे जब CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा तब, ठीक है? या फिर चलो बाद में बात कर लेंगे, इसके बाद दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे अलग से, ठीक है? मुजफ्फरपुर देखिए हमेशा ये दोनों बोर्ड तो बिल्कुल सड़ा हुआ बोर्ड है। मतलब ये समझिए कि वैकेंसी देता ही नहीं। इतना बड़ा बोर्ड है, लेकिन ये पटना है। खैर मुजफ्फरपुर तो छोटा ज़ोन है, लेकिन आरबी इतनी बड़ी बोर्ड है, लेकिन फिर भी ये वैकेंसी नहीं देती है। पता नहीं क्या कारण है, क्या करते हैं ये लोग, वैकेंसी 40, 50, 30, 32 ऐसी। इस बार वैकेंसी तो है, 25 वैकेंसी दिया था इन्होंने और 200 वैकेंसी ठोक दिया था उसका टीएमसी का, ट्रैक मशीन का दे दिया 200 वैकेंसी। पूरा इंडिया को सप्लाई टीएमसी यही की, इन्होंने किया था। भाई इतनी वैकेंसी होता है क्या? 200 वैकेंसी दे दिया इन्होंने टीएमसी का। तो इस बार दिया है इन्होंने 50 वैकेंसी, हालाँकि टीएमसी का वैकेंसी नहीं है इस बार। तो चलिए ठीक है, 50 वैकेंसी तो ये लोग फिर भी रहेंगे। हमेशा ये लोग, इन लोगों के यहाँ पर हमेशा ज़्यादा क्या, हमेशा कट ऑफ ज़्यादा जाता है। फिर मैं मॉडरेट में रख रहा हूँ, ठीक है? आप ये मान के चलिए डेंजरस में ही है। आप मॉडरेट में ही मत मानिए, डेंजरस ही मान के चलिए, ठीक है? डेंजरस ही मान लीजिए आप इसको, ठीक है? ओके। नेक्स्ट प्रयागराज है। प्रयागराज भी आपका जाएगा, आपका मॉडरेट टू डेंजरस में जाएगा, ठीक है? 109 रांची में आपका रहेगा मॉडरेट, ठीक है? मॉडरेट रहेगा और सिकंदराबाद आपका ईज़ी रहेगा, ठीक है? तिरुवनंतपुरम में आपका मॉडरेट रहेगा क्योंकि वैकेंसी ठीक-ठाक है, मतलब एवरेज वैकेंसी है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ समराइज़ करके यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको सबसे पहले आपको कहाँ से भरना चाहिए बताता हूँ। पोस्ट प्रेफ़रेंस के बारे में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। सबसे पहली बात ये आपको बता दूँ कि अगर आपको फॉर्म भरना है तो 2 चीज़ें देखना है आपको। पहली चीज़ आपको ये देखना है, आपको आपके घर के पास कौन-सा नज़दीकी बोर्ड है, जिससे वैकेंसी ठीक-ठाक हो। बहुत ज़्यादा भी नहीं हो तब भी चलेगा, बहुत कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? मतलब 4-5 बजे जैसे आप ये है मान लीजिए गुवाहाटी है, वहाँ पे तो आपके पास बिल्कुल घर ही है आपका और बहुत अच्छी तैयारी तभी भरिए गुवाहाटी से, अदरवाइज़ मत भरिए गुवाहाटी से, है ना? तो अगर आपकी तैयारी ठीक-ठाक है तो आपके आस-पास, घर के आस-पास जो भी ज़ोन है वहाँ से प्रेफ़रेंस दीजिए।
पहला चीज तो आपको देखना है कि होम टाउन आपको देखना है कि विद इन 400, 500, 600 ज्यादा ज्यादा 1000, 1200 किलोमीटर तक आप चले जाइए। और बिल्कुल तैयारी नहीं है तो आप साउथ की तरफ जाइए, ठीक है। आप चाहते हैं कि अभी तैयारी आप शुरू ही करेंगे आप, और पता नहीं आपको डॉट है अपने आप पे, तो आप साउथ उत में कोई ऐसा जोन भर दीजिए जहाँ पे वैकेंसी ठीक ठाक है और दूर है, थोड़ा सा चलेगा, कोई दिक्कत आपने तो पहले नौकरी लेना है। अगर ये सोच है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। ओके, अदरवाइज आपको ये चीज देखना है कि आपके होम टाउन जो आसपास है वहां आपको सिलेक्ट करना है, पहली बात। दूसरी बात आपको देखना है कि आपका मेडिकल कैटेगरी कहाँ लाई करता है। मेडिकल कैटेगरी अभी क्लेरिफाई कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो जब मेडिकल देने जाते हैं तब उनको पता चलता है कि मेरा मेडिकल कैटेगरी क्या है, और आप प्रेफरेंस उल्टा पुल्टा भरते हैं, जोन भी उल्टा पुल्टा जाते हैं, वहां वैकेंसी नहीं है C1 का, आपका मेडिकल कैटेगरी C1 है, तो वहां पर फंसते हैं आप, ठीक है। इसलिए पहले आप देख लीजिए कि आपको कलर, सबसे पहले देखना है कि कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आप फिर ठीक है, अगर है तो आपको देखना है कि C1 की वैकेंसी कहाँ है। जैसे कोलकाता में C1 की वैकेंसी ज्यादा है, कुछ कुछ जोन है जहां पर C1 की वैकेंसी ज्यादा है, तो वहां पर आपको फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है, अगर आप मान लीजिए कि ग्लासेस लगा हुआ है तो ग्लासेस का पावर कितना है ना। अगर आपका विद इन 2 प्लस माइनस 2 डेप्टर है तो आपका चलेगा, आप कहीं से भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका एक्सीड कर रहा है प्लस माइनस 2D से या 4D से एक्सीड कर रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपके मेडिकल कैटेगरी का वाला जो वैकेंसी है वो कहाँ पे है, ताकि वहां पर प्रेफरेंस आप उसको ऊपर देकर के आपको वो पोस्ट मिल जाए, ठीक है। ये बात देखना है। तो पहले आपको देखना है आपको होम टाउन, और दूसरी बात देखना है आपको अपना क्या, अपना देखना है मेडिकल क्राइटेरिया। तीसरी एक चीज आप एक्स्ट्रा चीज देख सकते हो, वो आपका कैटेगरी भी देख सकते हो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी जो है ना, ये मैं देखिए कैटेगरी में दे रखा है। जैसे मान लीजिए 68 में से आप देखिए यहाँ पर, ये 68 यूआर के लिए है, 22 आपका एससी के लिए है, 19 एसटी के लिए, 39 ओबीसी के लिए। तो यहाँ पर तो बंटवारा ठीक से किया गया है। कई ऐसे जोन है, कई ऐसे बोर्ड है जहां पर बंटवारा ठीक से नहीं किया गया है ना। कहीं पर ओबीसी का ज्यादा है, कहीं पे एससी एसटी का ज्यादा है ना। तो वहां आपको देखना है कि आपके कैटेगरी में, उस बोर्ड में, पर्टिकुलर बोर्ड में जिसे आप भरने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपकी जो कैटेगरी उसकी वैकेंसी ठीक-ठाक है या नहीं है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये एक्सटर्नल है, आप चूँकि आपके पास गट्स है, आप तैयारी करते हैं, तो आप चाहें तो यूआर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपको यूआर को मेन कंसीडर करना है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको मेन 2 ही चीज़ देखना है, वो आपका मेडिकल क्राइटेरिया है और आपके होम टाउन के जो नज़दीक है, उसको आपको प्रेफ़रेंस देना है। बहरहाल मैंने आपको बता दिया कि जो टफ होने वाला है, वो आपका गुवाहाटी है, ठीक है, मुंबई है, ठीक है, उसके बाद आपका चंडीगढ़ है, प्रयागराज है, ये सब, और मुंबई, पटना, सॉरी पटना और ये मुजफ्फरपुर, ये सब टफ में रहेगा, ठीक है। एवरेज में जो रहेगा आपका, मॉडरेट में रहेगा आपका कोलकाता रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका ये गोरखपुर रहेगा, चेन्नई रहेगा, बिलासपुर रहेगा, ठीक है, भोपाल, बेंगलोर, ये सब रहेगा आपका। इवन अहमदाबाद भी आपका मॉडरेट में रहने वाला है, ठीक है। आप कहेंगे सर इजी कौन सा रहेगा, तो इजी में मैं बताऊंगा, अगर आपको इजी में बताऊंगा तो आप, अगर मान लीजिए मेरा अगर 500 ही लोग देखेंगे अगर भी इस वीडियो को, तो 500 उसी इजी में जाकर भर देंगे, तो मैं इजी नहीं बताऊंगा, ठीक है। इजी आपको अपने बेसिस पे देखना है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है, आपकी तैयारी कैसी है, आपके मेडिकल क्राइटेरिया कैसा है, और आपका होम टाउन कहाँ पे है। उसके हिसाब से अपने लिए आप उसको इजी बनाना है, ठीक है, और इजी में भरना है आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। कमेंट बॉक्स में अगर क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, कोई क्वेरी है तैयारी से संबंधित तो आप उस चैनल में जुड़ करके आप डायरेक्टली मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।